नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, अभी अगले महीने असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उसके अलावा नेट और जेआरएफ वगैरह की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, तो इसलिए मैंने आपकी सहायता के लिए आज एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। द मुगल गवर्नमेंट फॉर यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम एंड नेट JRF एग्ज़ाम्स। तो दोस्तों, चूँकि ये परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं, यानी MCQ में होती हैं, तो इसलिए मैंने पावर पॉइंट के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किन किन खास बातों पे आपको ध्यान रखना है। तो इसके पहले कि मैं शुरू करूं, अब मैंने ये प्रयास शुरू किया है। अगर आप लोगों की सराहना मिलेगी, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो बहुत जल्दी ही अगले 8-10 दिन में मैं आपके सिलेबस के जो कठिन चैप्टर्स हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा आपको आवश्यक है मटेरियल की, ज़्यादा आवश्यक उनके ऊपर, जैसे आर्थिक इतिहास के ऊपर या जो विश्व इतिहास के ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, और भी कला संस्कृति वगैरह से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मैं जल्दी वीडियोस बना करके इस तरह से पावर पॉइंट के माध्यम से डालने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आपका रिस्पांस अगर अच्छा मुझे मिलता है तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी संख्या में, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक है द मुग़ल गवर्नमेंट। मुग़ल प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, इतने सारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको याद रखना आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि कौन सी चीज़ आपसे पूछ ली जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के उपरांत उसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। दुर्भाग्यवश बाबर 5 साल तक ही शासन कर सका, और जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार वो नहीं कर पाया। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, लेकिन दुर्भाग्य से हुमायूं भी शेर शाह से 1540 ईस्वी में पराजित हो गया, और पराजित हो करके बैटल ऑफ बेलग्राम जिसे बोलते हैं, उसमें बेलग्राम की लड़ाई में, और उसके बाद एक तरह से भारत से उसका निष्कासन हो गया। लेकिन समय ने करवट ली। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को एक बार फिर से हुमायूं ने अपनी सत्ता वापस हासिल की दिल्ली की, और उसके बाद वो अधिक शासन कर पाता कि 24 जनवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्यारोहण करना पड़ा, क्योंकि हुमायूं जो है वो एक एक्सीडेंट में मर गया। ये सब कहानी आप जानते हैं, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इसमें मैं आगे आपको बढ़ता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारंभ भारत में जो होता है वो अकबर के समय से होता है, और अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की वही काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। तो मित्रों, अकबर के समय में जो स्टेट था, स्टेट अंडर अकबर रिमेंड इस्लामिक विद अ लिबरल व्यू। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के समय में जो राज्य का स्वरूप था वो तो इस्लामिक ही था, लेकिन वो एक उदार दृष्टिकोण के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे कि डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि मुगल स्टेट हैड रिजन फ्रॉम द लेवल ऑफ लॉ स्टेट और अ पुलिस स्टेट टू द रैंक ऑफ ए कल्चर स्टेट। जो मुगल राज्य था वो लॉ स्टेट या पुलिस स्टेट की श्रेणी से उठ करके एक सांस्कृतिक राज्य के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ, और आगे चल कर के हम ये देखते हैं ये फूला फला। अकबर ने जो व्यवस्था लागू की, कमोबेश जहांगीर के समय में, शाहजहां वगैरह के समय में भी वही व्यवस्था चलती रही, लेकिन औरंगजेब की नीतियों ने अकबर की इस व्यवस्था को पलट दिया। तो
औरंगजेब को लेकर के बहुत बहस होती है। कुछ लोग जो है औरंगजेब को ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उसने जो भी काम किया वो सब उसकी राजनीतिक आवश्यकताएं थी। फिलहाल हमें इस बहस में नहीं पड़ना है, हम यहाँ प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उसी के ऊपर रहेगा। मित्रों, इस्लाम में आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, इन इस्लाम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एमर्ज्ड फर्स्ट एंड द स्टेट इज ओनली टू सर्व द क्रीड। द नेचर ऑफ इस्लामिक स्टेट रिमेन कम्युनल एंड ओनली मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट इट्स सिटीजन्स। आप ज़्यादा विस्तार के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है द मुग़ल गवर्नमेंट, UN डे के द्वारा लिखी हुई, आप उसको पढ़ें अगर, तो मुग़ल सरकार के बारे में, मुग़ल प्रशासन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में आपको मिलेगी। तो इस्लाम जो था उसकी अवधारणा जो थी, अगर आप देखिए तो वो पहले जो है वो एक धार्मिक राज्य के रूप में उसका उदय हुआ। और उसका उदय हुआ था क्यों? क्योंकि जो मिल्लत जिसे कहा जाता है, मिल्लत का मतलब होता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो सारे लोग हैं एज ए होल, तो उनकी सेवा के लिए इसका उदय हुआ था। और तो इसलिए जो है अगर देखा जाए तो इस्लामिक राज्य जो था वो एक कम्युनल या सांप्रदायिक राज्य था, और जिसमें उसके जो मुस्लिम प्रजा थी उनकी सेवा के लिए ही वो राज्य बना हुआ था। लेकिन समय के साथ आगे चल कर के आप देखते हैं जब ये दूसरे देशों में गए, जैसे भारत वगैरह में आए, तो उसमें मजबूरन उनको थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा। जैसे कि बेनी प्रसाद का उदाहरण आपने पढ़ा कि वो एक पॉलिस स्टेट से लिबरल स्टेट के रूप में या कल्चर स्टेट के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ। तो ग्रेजुअली द मुगल रूल इन इंडिया लिबरेटेड फ्रॉम द होल्ड ऑफ ऑर्थोडॉक्स सुन्नीज। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जो रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान थे उनके चंगुल से धीरे धीरे मुगल शासन जो है वो अलग हुआ, लिबरेट हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो इस तरह से मित्रों, चूंकि भारत में वो आ गए थे, भारत की जो जनसंख्या थी बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या थी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट कायम करना संभव नहीं हो सकता था। जो कि जैसे औरंगजेब ने किया, वो कहते हैं ना दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। तो नतीजा ये हुआ कि इसीलिए हमने अभी पहले कहा कि अकबर की जो नीतियाँ थी उसको उसने पलट दिया था। बाबर की बात हम करते हैं। सबसे पहले बाबर क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम बोथ चंगेज़ खान एंड अमीर तैमूर। Changiz was not a believer of Islam, hence he carried pure Mongol ideas so far as sovereignty was concerned. Abul Fazl, in his conception of monarchy, gave a fresh interpretation. He derived some of his ideas from Mahabharata for his interpretation of monarchy. तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं बाबर की, क्योंकि बाबर पहला मुग़ल शासक था। बाबर जो है वो अपने आप को चंगेज़ खान और अमीर तैमूर के साथ जोड़ता था कि वो उनका वंशज है, एक तरफ पिता की तरफ से, एक तरफ माँ की तरफ से। ये अपने इतिहास की पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा। तो चंगेज़ खान जो था वो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता था, वो एक मंगोल था। इसलिए अगर आप ये देखें तो प्रभुसत्ता के विषय में उसके जो विचार थे वो मंगोल आइडियाज़ से मिलते जुलते थे। इसी तरह से अबुल फजल की बात करें हम ये देखते हैं कि हमें अबुल फजल का जो लेखन है, अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी है, उसमें हमें विस्तार से मुग़ल सरकार के बारे में जानकारी मिलती है, मुग़ल प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अबुल फजल की जो राजतंत्र की जो व्याख्या है, अगर उसको हम ध्यान से पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे महाभारत है, तो बहुत सारी आइडियाज़ उसने जो ग्रहण की हैं, वो आइडियाज़ उसने ग्रहण की हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह से। आप देख सकते हैं जैसे महाभारत का जो भीष्म पर्व है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या भीष्म पितामह के जो राजतंत्र के बारे में विचार थे उसकी झलक हमें अबुल फजल के लेखन में दिखाई पड़ती है। प्राचीन काल के जो हिंदू आइडियाज़ हैं, अभी आप आगे आप देखेंगे कि किस तरह से जो है उन विचारों से जो वो प्रभावित था।
अबुल फजल ये कहता है कि किंगशिप इज़ अ गिफ्ट नॉट bestowed till many thousand good qualities have been gathered together in an individual। अबुल फजल ये कहता है कि किंगशिप इज़ अ गिफ्ट नॉट bestowed till many thousand good qualities have been gathered together in an individual। वो कहता है जब तक एक व्यक्ति में हजारों अच्छे गुण नहीं आ जाते तब तक जो है किंगशिप या राजत्व जो है वो उसे प्राप्त नहीं होता है। वो एक उपहार के रूप में नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राजत्व जो प्राप्त होता है वो हजारों अच्छे गुणों के कारण प्राप्त होता है। अकबर ने स्वयं जो है ये इस तरह का विचार कहा जाता है कि व्यक्त किया था कि वी बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग द शैडो ऑफ गॉड रिसीव लिटिल एंड गिव मच और फॉरगिवनेस हैज़ नो रेलिश फॉर वेंजियंस। अकबर जो है ऐसा कहा जाता है कि अकबर ये कहता था कि क्योंकि वो अल्लाह की छाया, जो शासक होता है वो अल्लाह की छाया होता है, अल्लाह की छाया, शैडो ऑफ गॉड जिसे आप कहते हैं जिल्ले इलाही और रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, तो वो रिसीव लिटिल एंड गिव मच। तो वो ये कहता है कि वो जो है बहुत कम प्राप्त करता है लेकिन देता बहुत ज़्यादा है। वो ये कहता है कि आवर फॉरगिवनेस हैज़ नो रेलिश फॉर वेंजियंस, कि हमारी जो क्षमा की भावना है उसमें कोई बदले की भावना निहित नहीं रहती है। तो कहने का मतलब अकबर इस तरह के जो उदारवादी विचार है उसे व्यक्त करता है प्रशासन के संबंध में। मित्रों, ये भी अबुल फजल जो है वो ये कहता है कि जितने भी शासक होते हैं या जितने भी राजा होते हैं, बादशाह होते हैं, सभी इतने आप कह लीजिए कि भाग्यशाली नहीं होते हैं कि सबको डिवाइन लाइट या दैवी प्रकाश सबको मिले। तो जिन शासकों को दैवी प्रकाश नहीं मिलता है वो सच्चे राजा नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अबुल फजल जो है अकबर को एक ऐसा शासक मानता था जो डिवाइन लाइट से या दैवी प्रकाश से प्रकाशित था, यानी उसका जो अंतर मन था वो दैवी प्रकाश से प्रकाशित था। अबुल फजल 5 प्रकार के, ये आप इस पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने देखा IAS में, PCS में या बड़े बड़े एग्जाम्स में, UGC में, नेट में कई बार ये सवाल पूछा गया है। अबुल फजल जो है 5 प्रकार के मनुष्य के कैरेक्टर की बात करता है, मनुष्य के चरित्र की बात करता है। द सागाशियस मैन। सागाशियस मैन का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी होता है। तो दूरदर्शी व्यक्ति की प्रशासन में बहुत आवश्यकता होती है मित्रों, क्योंकि दूरदर्शी व्यक्ति जो होते हैं वही शासक के अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। और अगर शासक के पास अच्छे सलाहकार नहीं रहेंगे तो फिर शासक के लिए शासन करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे क्वालिटी के व्यक्ति के बारे में वो कहता है, उसके सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं, सबसे उच्च कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो सागाशियस या दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं। मेधावी लोग होते हैं जो कि राजा को राज्य के मामलों में अच्छी सलाह देते हैं। इसी तरह से उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति होते हैं मैन ऑफ गुड इंटेंशंस, यानी कि जो अच्छे इरादों वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके इरादे बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसके कारण राजा को राज्य करने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे इरादों वाले व्यक्ति होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष वगैरह की भावना नहीं होती है। तो इसलिए ये व्यक्ति किसी भी राजा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरी प्रकार के व्यक्ति उसने कहा कि उनके बाद जो उनसे इन्फीरियर होते हैं थोड़े, वो द सिंपल मैन है। सिंपल मैन यानी जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो कि एक तरह से कहा जाए कि वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग नहीं होते हैं, बहुत साधारण लोग होते हैं और अपने कार्यों के द्वारा वो सामान्य रूप से राजकार्य में सहायता प्रदान करते हैं।
तो उनको किसी डिस्टिंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन ये लोग भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी राज्य में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कुछ ऐसे लोगों की ओर भी इशारा करता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हर राज्य में जो कि राज्य कार्य में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। अब जैसे वो कहता है द इनकंसिडरेट मैन, इनकंसिडरेट का मतलब होता है लापरवाह, बेमुरव्वत, ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही लापरवाह होते हैं। और यद्यपि ये किसी का नुकसान वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर खास बात क्या होती है, अपने बारे में सोचते हैं। अब जैसे वो कहता है कि हु फिल्स हिज हाउस विथ फर्नीचर फॉर हिज ओन मिसचीफ विदाउट हाउ एवर डूइंग हार्म टू अदर्स, यानी कि अपने घर को जो है वो फर्नीचर से भर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं। कहने का मतलब आप कह लीजिए कि ये लोग जो है बहुत ही स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद वो अगली क्वालिटी बताता है जो ह्यूमन कैरेक्टर है, द विशियस मैन। द विशियस मैन का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो बहुत दुष्ट होते हैं, दुष्ट पापी प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, गंदे लोग जो होते हैं, वो विशियस मैन हैं। ये लोग जो होते हैं ये इनसे बच के रहना चाहिए, अबुल फजल का कहना है, क्योंकि ये काम बिगाड़ने में माहिर होते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे व्यक्तियों को राजकार्य वगैरह से या किसी जिम्मेदारी से एकदम दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा राज्य को बहुत हानि होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 5 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में उसने हमें बताया है। तो इसे आप अवश्य याद रखिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद मित्रों, अबुल फजल आगे कहता है 4-fold डिवीजन ऑफ स्टेट सर्वेंट्स। जो स्टेट सर्वेंट्स हैं उनको उसने 4 भागों में बांटा है, जिसे 4-fold डिविजन्स कहा गया है। तो मित्रों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। कई बार मैंने देखा है नेट में, यूजीसी में, कि जेआरएफ वगैरह के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, या आईएएस वगैरह की परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें। ये 4 प्रकार से राज्य को 4-fold भागों में बांट दिया गया है, जिसे कहते हैं, यानी अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र का, जैसे हमारे यहाँ सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था, तो कुछ उसी तरह का सिद्धांत ये भी है। अब इसमें आप देखते हैं क्या क्या है, फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ। तो 4-fold डिवीजन ऑफ स्टेट सर्वेंट्स, यानी कि राज्य की सेवा करने वाले जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकरशाही है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। द 4-fold कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलिटिकल बॉडी, इसमें फर्स्ट क्या, फायर और वैरियर्स। वैरियर्स कौन होते हैं, योद्धा, तो इसलिए उनको फायर कहा गया। द फर्स्ट ही कॉल्ड वॉरियर्स हु इन द पॉलिटिकल बॉडी हैव द नेचर ऑफ फायर। तो ये वास्तव में क्या करते हैं, ये फायर इनको इसलिए कहा गया कि अपनी ज्वाला में ये जितना भी स्ट्रॉ और रबिश है उसको जला डालते हैं। तो इस तरह से जो है, कहने का मतलब कि किसी भी तरह के राज्य में किसी तरह का भी डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी भी तरह का विद्रोह हो रहा है राजा के विरुद्ध, तो उसको ये दबाने में सक्षम होते हैं। नए नए इलाके राजा के लिए जो जीतते हैं, वो कौन जीतता है, वो वैरियर्स होते हैं या जो योद्धा होते हैं। तो इसलिए ये वर्ग जो है उसको उसने सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद उसने कहा एयर और आर्टिफिशर्स एंड मर्चेंट्स। इसमें आप देखते हैं जो कलाकार हैं और जो व्यापारी हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उनको वायु या एयर की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये किसी भी राज्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियों को चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। जो आर्टिफिशर्स होते हैं वो तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मर्चेंट्स जो हैं वो व्यापारी होते हैं, वो उन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इस तरह से इनका स्थान जो है वो बहुत ही ऊंचा है। इसीलिए जैसे हवा चारों ओर फैल जाती है, तो इसलिए इनकी तुलना वायु से की गई है। और एक तरह से प्राण वायु हैं, बिना इनके जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जो तीसरा ग्रुप है उसकी तुलना उसने वाटर से की है। वाटर यानी जल।
और द फिलोसफर, मैथमेटिशियन, फिजिशियन, जियोमेट्रिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो आप ये कह सकते हैं कि तीसरा ग्रुप जो होता है किसी भी राज्य का दिमाग होता है। बिना दिमाग के कोई भी राज्य सरवाइव नहीं कर सकता है, तो दिमाग बहुत आवश्यक है। आप देखिए, जिसमें दार्शनिक हैं, गणितज्ञ हैं, फिजिशियन यानी जो वैद्य, हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, जियोमेट्रिशियंस हैं और एस्ट्रोनॉमर्स हैं। तो कहने का मतलब जियोमेट्रिशियन जो ये भी मैथमेटिक्स से संबंधित रेखा गणित को कहते हैं जियोमेट्री। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह है। तो ये सब लोग भी जो है राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को इसने तृतीय कैटेगरी में रखा है। बिना इनके किसी भी राज्य को आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं रहेंगे तो जो विजडम है वो नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और एक तरह से जो है जो हरी भरी बगिया है राज्य की जो है वो सूख जाएगी। इसी तरह से चौथे कैटेगरी में वो रखता है किसे, अर्थ कहता है। अर्थ का मतलब होता है भूमि। भूमि चौथी कैटेगरी में ऐसे लोगों को रखता है जो किसान और मजदूर हैं। किसान और मजदूर बहुत ही आवश्यक हैं, जिनकी तुलना भूमि के साथ की गई है, जो अपने प्रयत्नों के द्वारा जीवन में परफेक्शन लाते हैं, जीवन में स्ट्रेंथ लाते हैं, सुख लाते हैं अपने कार्यों के द्वारा। तो इस तरह से ये वर्ग भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अब आइए हम बातचीत करते हैं कि अबुल फजल अकबर को आइडियल मोनार्क कैसे समझता। अबुल फजल जो है अकबर को एक आदर्श मोनार्क समझता था, आदर्श शासक समझता था। अबुल फजल कंसीडर्ड अकबर एज हिज आइडियल मोनार्क एंड अ जस्ट एंड ट्रू किंग, और उसे एक सच्चा और न्यायप्रिय शासक समझता था। बाबर बिलीव्ड इन हेरिडिटरी राइट एंड सुपीरियरिटी ऑफ ब्लड ऑफ किंगशिप। तो बाबर जो है वो रक्त की शुद्धता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। ही वॉज एसेंशियली ए सोल्जर एंड ए प्रैक्टिकल मैन। बाबर जो था मूलतः एक सैनिक था और एक बहुत व्यावहारिक आदमी था, और ही हार्डली बॉदर्ड अबाउट थियरीज, और वो सिद्धांतों, आदर्शों वगैरह में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, उनकी चिंता नहीं करता था। बाबर के शासन की जो मुख्य बातें थीं वो आपको बता दूं कि टू कोर्ट डेंजर, हार्डशिप्स एंड शो वेलोर इन आर्म्स। तो उसे ये था कि भाई देखो, वो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वो एक सैनिक था, उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था, तो इसलिए जो है वो अपनी सेना वगैरह को एकदम चौकस रखता था, सैन्य शक्ति पे विश्वास रखता था। इसी तरह से टू शन इंडोलेंस एंड ईज, और हर प्रकार की अव्यवस्था को दूर करके बहुत ही सरल तरीके से शासन करना चाहता था। टू कंसल्ट बेक्स एंड मिनिस्टर्स टू अवॉइड प्राइवेट पार्टीज, जो उसके बेक्स थे, मिनिस्टर्स थे, मंत्री वगैरह थे, उनसे संपर्क किया करता था। प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टीज, जो व्यक्तिगत जो दावतें वगैरह होती थी, इन सब से बचता था, इन सब को अवॉइड करता था। क्योंकि अक्सर दावतों वगैरह में आप देखते हैं, आप दिल्ली सल्तनत को याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वहाँ बैठ के लोग शराब वगैरह पीते थे, और शराब पी के फिर उसके बारे में तरह तरह के षड्यंत्र किया करते थे। इसी तरह से बाबर जो है वो आर्मी के अंदर जो है डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करके रखता था। क्यों? क्योंकि आर्मी, उसका जो राज्य था वो लगभग पुलिस स्टेट ही था, आप कह लीजिए। इसके अलावा मित्रों, हुमायूं की बात करें हम, तो हुमायूं भी जो है वो प्रभुसत्ता की जो डिवाइन ओरिजिन है, या आप कह सकते हैं कि दैवी सिद्धांत में विश्वास रखता था। हुमायूं बिलीव्ड इन डिवाइन ओरिजिन ऑफ सोवरेनिटी एंड कंसीडर्ड मोनार्की एज पर्सनल प्रॉपर्टी, और राजतंत्र को वो अपना व्यक्तिगत संपत्ति समझता था। एम्परर एंड स्टेट बिजनेस की बात करें हम, अब आइए हम प्रशासन पे आते हैं। अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं इस बात पे, आपको बताते हैं कौन कौन से अधिकारी वगैरह थे जो काम करते थे। तो जो सम्राट था उसका स्टेट बिजनेस क्या होता था, सम्राट का जो कर्तव्य होता था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सम्राट की दिनचर्या कैसे प्रारंभ होती थी, इस बात को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे अकबर जो था वो अपना दिन
झरोखा दर्शन से शुरू करता था। झरोखा दर्शन, जो महल में एक झरोखा होता था, पीछे झरोखे के पीछे एक बड़ा सा मैदान होता था जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनको वो दर्शन देता था, उनकी शिकायतें वगैरह सुनता था। उसके बाद फिर वो दीवाने खासो आम में जाता था, वहाँ लोगों की बातचीत सुनता था। फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गुसल खाना था कि वहाँ जा कर के, गुसल खाने में जा कर के फिर वहाँ, जो कि बिटवीन द दीवान खाना एंड द फीमेल रेजिडेंस देयर वाज एन अपार्टमेंट इन विच अकबर यूज्ड टू टेक हिज बाथ। तो यहाँ पे गुसल करना या स्नान करना था। फिर वो झरोखा दर्शन वगैरह के बाद दीवाने खासो आम में जाता था, फिर वहाँ से गुसल खाने में जाता था, वहाँ स्नान वगैरह करके फ्रेश व्रेश होके फिर उसके बाद वो वापस आता था और फिर राज दरबार में जाता था। और राज दरबार में जा कर के वहाँ पे फिर जो वहाँ राज दरबार का बिजनेस था वो उसको डील करता था। कुछ शब्द आपको बता दें। खुतबा, खिलात, ये सब केंद्रीय शासन से संबंधित है। खुतबा का अर्थ क्या होता है? खुतबा वाज द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द खातिब। खुतबा जो है वो खातिब के द्वारा दिया जाने वाला भाषण होता था, प्रवचन होता था, जो कि अक्सर शुक्रवार की नमाज जो होती थी, शुक्रवार की नमाज के बाद जो है वो खुतबा पढ़ते थे जो खातिब लोग होते थे। इसी तरह से खिलात हो, किसी को सम्मानित किया जाता था तो उसको खिलात प्रदान की जाती थी। खिलात में व्यक्ति को प्रमाण पत्र वगैरह दिए जाते थे और उसके अलावा कुछ सम्मान के प्रतीक वस्तुएं भी उसको भेंट की जाती थी। उसके बाद मित्रों आइए हम बात करते हैं। मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो चीज़ें आम तौर पे गाइड्स में, किताबों में बहुत कम मिलती हैं। जैसे हिजरी एरा पे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो हिजरी एरा या हिजरी संवत की was started on 16th July 622 AD in a lunar year of 12 months of consisting of 354 days। आप देखिए कि ये चंद्र वर्ष से संबंधित है, इसमें 354 दिन होते हैं। हिजरी एरा की शुरुआत जो है 16 जुलाई 622 को हुई थी। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप याद रखिएगा। इसमें भी 12 महीने होते हैं जिनके नाम मैंने स्लाइड में लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। मुहर्रम जो कि 30 दिन का होता है, पहला महीना है। सफ़र है 29 दिन का होता है। रबी प्रथम है जो कि 30 दिन का होता है। रबी द्वितीय है जो 29 दिन का होता है। जमादी है, जमादी फर्स्ट 30 दिन का। जमादी सेकंड 29 डेज़ का है। इसी तरह से रजब है 30 दिन का। शाबान है 29 डेज़ का। रमज़ान है 30 दिन का। शव्वाल है जो 29 दिन का होता है। इसी तरह से जिलकाद ये 30 दिन का है। इसी तरह से जिलहिज्जा वो 29 या 30 दिन का होता है। तो ये आप याद कर लें, देख लें, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा मित्रों अकबर ने एक इलाही एरा या इलाही संवत चलाया था जो उसने अपने शासनकाल के 29वें वर्ष में चलाया था। तो वो उसको फॉलो करता था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो हिजरी संवत को ही फॉलो करते थे, उसका अनुकरण करते थे। अब आइए हम स्टेट डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करें। मित्रों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको आधे घंटे के अंदर मैं आपको समझा दूँ एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्य बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं वकील के ऑफिस की। वकील आप जानते हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए बाबर ने तो कोई प्रशासनिक फेरबदल किया नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था। बैरम खां जो था वो हुमायूं की तरफ से अपॉइंटेड वकील था। हुमायूं ने जो है उसको वकील नियुक्त किया था अकबर की देखभाल के लिए। जब हुमायूं, आप देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका अतालिक भी बन गया था, ट्यूटर गार्जियन बन गया था। अकबर के समय में कई वकील बदले गए, जब से मुनीम खां, फिर मुजफ्फर खां, अब्दुल रहीम खान खाना, मिर्ज़ा अजीब कोका इत्यादि को वकील के पद पे नियुक्त किया गया। जहांगीर के समय में कुछ समय वकील का पद खाली रहा। उसके बाद शाहजहां के समय में आसफ खां को वकील नियुक्त किया गया। तो ये वकील का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता था। मतलब ये वकील जो होता था एम्परर के बाद सेकंड नंबर पर ही होता था, बादशाह के बाद द्वितीय
स्थान पर भी होता था। धीरे धीरे वकील के ऑफिस का महत्व कम हुआ जब वजीर आला वगैरह का पद आया आगे चल कर के, तो लेकिन शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण था। आपने देखा ही है कि किस तरह से बैरम खां का कितना प्रभाव था अकबर के समय में। अकबर ने धीरे धीरे कैसे उसको कम किया, फिर उसके बाद उसने वकीलों के ऊपर अपना शिकंजा कसा और अपने पसंद के लोगों को वकील बनाया। 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जिनका उल्लेख अबुल फजल ने किया है। दीवाने वज़ीर या दीवाने आला भी कहते थे या दीवाने कुल भी कहते थे इसको। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एंड फाइनेंस। तो ये राजस्व और वित्त से संबंधित मिनिस्टर होता था, जो राजा के बाद आप कह लीजिए बादशाह के बाद दूसरे नंबर पे होता था, उसकी सहायता करता था वित्तीय मामलों में, रेवेन्यू मामलों में। इसी तरह से मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता था, आर्मी और सेना के संगठन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। ये तीसरा जो महत्वपूर्ण पद था वो सदर का पद होता था, द हेड ऑफ द एक्लेस्टिकल डिपार्टमेंट एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो धार्मिक मामले होते थे उनसे संबंधित और न्यायिक मामलों से संबंधित अधिकारी होता था। सदर जो है वो जो केंद्र का सदर सुदूर एक पद होता था, जो कि किसको वजीफ़ा दिया जाएगा, किसको धार्मिक ग्रांट वगैरह दी जाएगी, जो भी मतलब धार्मिक मामले होते थे उनका हेड होता था, ये डिसाइड करता था। विद्वानों का आदर करना है तो उसमें भी उनको कितना ग्रांट वगैरह देनी है, तो ये सब ये डिसाइड करता था। सदर बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। इसी तरह से मीर सामान जो है ये भी बहुत ही चौथा महत्वपूर्ण पद था मित्रों। ये आप याद रखिएगा। ये जो राजकीय कारखाने वगैरह होते थे उनका इंचार्ज होता था, और जो राजकीय स्टोर्स होते थे, स्टोर्स का मतलब जहाँ सामान इकट्ठा किया जाता है, गोदाम, तो कारखानों और गोदाम वगैरह का ये इंचार्ज होता था राज्य के, और उनको मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह से दीवाने खालसा जो है खालसा भूमियों के लिए होता था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। दीवाने खालसा जो है वो खालसा यानी जो राज्य की भूमियाँ थी उसके लिए था। इसी तरह से दीवाने तन है, तन का मतलब तनख्वाह होता है, जो कैश सैलरीज के लिए होता था। दीवाने जागीर है, आप देख सकते हैं, जो सैलरीज और रेवेन्यू असाइनमेंट के लिए होता था। जो जागीरदार होते थे उनकी तनख्वाह और उनको कितना राजस्व वगैरह कैसे वसूला जाएगा उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से दीवाने तवाजी था, जो रिलेटेड टू मिलिट्री अकाउंट्स से संबंधित, यानी जो सेना से का अकाउंट होता था उसकी जांच पड़ताल करता था। दीवाने बयूतात था, तो दीवाने बयूतात जो था वो इंचार्ज ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ मीर समन एंड कारखाना। तो ये मीर समन और उसके अलावा जो कारखाने वगैरह का जो अकाउंट होता था उसकी जांच पड़ताल करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पद था केंद्रीय शासन में। तो ये सभी पद जो थे, ऑल द अबव मेंशन्ड आर रिलेटेड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड वर वर्किंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ दीवाने वजीर। तो ये सभी दीवाने वजीर के अधीन काम करते थे और सभी जो है फाइनेंस या वित्त विभाग से संबंधित पद थे। अब आइए हम बात करते हैं प्रांत के शासन के बारे में। तो बहुत सारे प्रांत थे उस समय। अकबर के समय में 15 प्रांत थे, शाहजहाँ के समय में 18 प्रांत थे, औरंगजेब के समय में 20 प्रांत थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। और दीवान ऑफ सूबा फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सूबे में जो है जो वित्तीय व्यवस्था होती थी, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो सूबे के दीवान के अधीन हुआ करता था। तो सूबे की दीवान जो होता था उसकी सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे, जैसे पेशकार होता था। पेशकार जो है वो सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट होता था अंडर द सील ऑफ प्रोविंशियल दीवान। तो प्रोविंशियल दीवान की मोहर के अधीन जो है वो सेक्रेटरी होता था या पर्सनल असिस्टेंट होता था। इसी तरह से दरोगा एक पद था, जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट हुआ आल्सो ए मनसबदार अंडर द सील ऑफ दीवान। ये भी जो है दीवान की मोहर के अधीन एक कर्मचारी होता था जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का काम करता था। मनसबदार भी होता था, इसे मनसब भी दी जाती थी। इसी तरह से मुंसिफ होता था। मुंसिफ जो है वो हेड क्लर्क होता था, जो कि राजकीय सनद के द्वारा
इसकी नियुक्ति होती थी और 40 रुपये पर महीने इसको तनख्वाह मिलती थी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मुंसिफ की जिम्मेदारी क्या थी? ही वॉज रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट परगना की जांच करना, महल की जांच करना इसकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह से एक पद था तहवीलदार, जिसे दफ्तर खाना भी कहा जाता था इसके ऑफिस को। तो ये ट्रेजरर होता था जो राजकीय सनद के द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी। इसे भी 40 रुपये पर महीने दिया जाता था। तो तहवीलदार याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है मित्रों। इसी तरह से मीर बहर होता था। मीर बहर जो है वो एक ऐसा अधिकारी होता था जो कि पुलों, बंदरगाहों, नावों इत्यादि से जो चुंगी वसूल की जाती थी तो उसकी जिम्मेदारी मीर बहर की होती थी। इसी तरह से एक वाक़या नवीस होता था दरबार में। वाक़या नवीस जो है वो केंद्रीय सरकार के दरबार में भी होता था। तो इसका काम यह था कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती थी दरबार में, जो कार्य व्यापार संपन्न होता था, उनको वो लिखता था। ये यानी जो सारे वाक़यात होते थे उनको लिखता था, जो आज हमारे इतिहास के सोर्स के काम आते हैं। इसी तरह से वितिक्ची था। वितिक्ची भी लेखक था जो कि जो भी गतिविधियां होती थी, प्रशासनिक गतिविधियां, उनको वो लिखता था। इसी तरह से दीवाने सूबा के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनकी बातचीत हम करें। ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय दीवाने सूबा, मुंशी या कचहरी। इसी तरह से हुजूर नवीस, सूबा नवीस, मुहर्रिर खास, मुहर्रिर दफ्तर तन, मुहर्रिर दफ्तर पैबाकी, मुहर्रिर वजीफ़ा, मुहर्रिर फॉर वेट्स एंड मेजर्स। तो ये सारे अधिकारी जो है दीवाने सूबा नियुक्त करता था। मुंशी होता था जिसे आप जानते हैं कि वो हिसाब किताब का काम करता था। हुजूर नवीस, सूबा नवीस होते थे, वो भी इसी तरह का काम करते थे। इसी तरह से मुहर्रिर नियुक्त किए जाते थे। खालसा ज़मीनें, जो सरकार की ज़मीनें हैं, उनकी देखभाल के लिए, तनख्वाह वगैरह की देखभाल जो दफ्तर में होती है उसके लिए मुहर्रिर होते थे। पैबाकी के लिए भी मुहर्रिर नियुक्त किए जाते। वजीफ़ा या जो वजीफ़ा वगैरह दिया जाता था उसके लिए भी मुहर्रिर हुआ करते थे। इसी तरह से तौल माप वगैरह के लिए भी मुहर्रिर नियुक्त किए जाते थे। अब हम बात करें काजी और सदर की। काजी जो है ये और सदर, ये जुडिशियल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए थे। ये मैंने आपको बताया ही। इसी तरह से प्रोविंशियल बख्शी था जो कि प्रांत में जो सैन्य संगठन था उसको देखता था। फौजदार होता था जो सरकार नामक जो इकाई थी। आप देखिए, सबसे बड़ा तो देश होता ही था, उसके बाद वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत जो थे वो सरकारों में बटे थे, सरकार परगनों में बटे थे, और परगने जो है वो गाँव में बटे हुए थे। तो आप देखिए, फौजदार जो होता था वो सरकार का मुखिया होता था। इसी तरह से आमिल या अमल गुजार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, इसे आप याद रखिए। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन सरकार। तो फौजदार के बाद अमल गुजार होता था जो कि राजस्व मामलों की देखभाल करता था और दीवाने सूबा के अधीन काम करता था। इसी तरह से कोतवाल था। कोतवाल जो है वो मजिस्ट्रेट था और टाउन और कस्बों में जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की स्थिति थी उसे देखता था कोतवाल। मित्रों, शिकदार होता था। शिकदार जो है, जैसे मैंने बताया कि सरकार के बाद परगना आता था तो परगने का इंचार्ज हुआ करता था। ये अदर ऑफिसर सब परगना वेयर। परगना में दूसरे जो इसकी सहायता के लिए, शिकदार के लिए जो अधिकारी थे वो थे आमीन। अमीन जो था राजस्व अधिकारी था। इसी तरह से कानूनगो था। स्टाफ और भी स्टाफ थे जो ये दो परगने में महत्वपूर्ण अधिकारी थे शिकदार के बाद। उसके बाद अमीन और कानूनगो के बाद आते थे ट्रेजरर यानी खजांची, क्लर्क्स जो कारकुन होते थे, पटवारी और चपरासी, प्यून्स। इसी तरह से फौतदार था जो खजांची था, और साथ ही साथ कानूनगो जो था वो ट्रेजरर को फौतदार कहते थे, खजांची। कानूनगो जो था वो पटवारियों का मुखिया होता था परगने में। अब हम ग्राम प्रशासन की बात करें तो गाँव में आप देखते हैं, आपने अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही सुना होगा, खुद मुकद्दम चौधरी वगैरह हुआ करते थे। तो अभी भी वो बरकरार थे। राय रावल वगैरह भी थे जो कि राजस्व वसूलने में मुख्य भूमिका निभाया करते थे, यानी बड़े सरकारी कर्मचारियों के ये सहायक हुआ करते थे। पटवारी जो है ये कौन सी फसल बोई जा रही, कौन सी काटी जा रही, किस टाइप की फसल बोई जा रही है उसका हिसाब किताब रखते थे। पंचायतें होती थी गाँव में जो कि शिक्षा की व्यवस्था करती थी, सैनिटेशन या सफाई की व्यवस्था करती थी। रिलीफ वर्क से अर्थात
जब कभी कोई दैवीय आपदा वगैरह आ जाती थी या सूखा पड़ गई, बाढ़ आ गई, इस तरह की आपदा आ गई, तो उसमें रिलीफ वर्क्स भी करते थे वो। इसी तरह से पंचायतें जो हैं गाँव में जो त्यौहार वगैरह मनाए जाते थे उसकी भी व्यवस्था करती थी। साथ ही साथ डिस्प्यूट्स ऑफ द विलेजेस जो है उसको भी निपटाते थे, यानी जो छोटे मोटे झगड़े होते थे गाँव में उनको भी निपटाते थे। अब थोड़ा सा हम गाँव में रहने वाले किसानों की भी बात कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि काश्तकार कितने तरह के होते थे। तो सबसे पहले रियाया खुद काश्त, तो कल्टीवेटर, ऐसे कल्टीवेटर या ऐसे कृषक होते थे जिनकी ज़मीन और जिनका घर एक ही गांव में होता था, उनको खुद काश्त कहते थे। इसी तरह से रियाया पाही काश्त ऐसे कल्टीवेटर को, ऐसे कृषक को कहते थे जिसकी ज़मीन और जिसके खेती की जो भूमि थी वो अलग अलग लोकेशंस पे या अलग अलग गांवों में होते थे। कल्टीवेटर हुज रेजिडेंस एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर लोकेटेड इन डिफरेंट विलेजेस। ये आप ध्यान रखिए, निश्चित रूप से पूछा जाएगा ये। उसके अलावा एक और मुकर्ररी रियाया होता था। मुकर्ररी रियाया का मतलब क्या होता था कि ये एक ऐसा कृषक होता था जिसके पास ढेर सारी ज़मीनें होती थी जिन्हें वो अपने व्यक्तिगत स्रोतों से नहीं जोत पाता था, यानी दूसरों से भी जुतवाता था ये। बट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ हिज एंटायर लैंड। लेकिन वो अपनी सारी भूमि के राजस्व को चुकाने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, चाहे वो दूसरों से भी जुतवाए। अब आप देखिए असेसमेंट का तरीका क्या था, राजस्व वसूलने का तरीका क्या था। अब जैसे बटाई एक तरीका था, बटाई या गल्ला बख्शी कहते थे इसको। अब बटाई जो है वो कई तरह की होती थी। बटाई एक तो बटाई सीधे सीधे बांट लिया जाता था जिन्स को। उसके बाद खेत बटाई होती थी, खेत में ही अलग अलग कर दिया जाता था कि भैया इतना हिस्सा आपका है, इतना हिस्सा आपका है। लंग बटाई का मतलब क्या होता है कि वो जब फसल काट करके लंग बना लिया जाता है, मतलब कट जाता है तो बोझ बना के रख दिया जाता है, तो उसी को बांट लिया जाता है बिना कूटे पीटे। उसके बाद एक सिस्टम और था बटाई का जिसे कनकूत कहते थे। कनकूत का मतलब कन माने अनाज, कन इज ग्रेन एंड कूत इज एस्टिमेट, अनुमान। तो अनाज को जो है वो बांट लिया जाता था अलग अलग ढेरी लगा के कि इतना सरकार का हो गया, इतना किसान का हो गया। मित्रों, इसी तरह से आप देखते हैं कि 1567 ईस्वी में अकबर ने जो है अज़करार मशाहत एक कानून पास किया, जिसके द्वारा जो है वो क्या करता था कि ज़मीन को की नाप जोख करवाई गई और उसके उपज के आधार पर राजस्व निर्धारित किया गया। तो इसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर रेवेन्यू असेसमेंट, यानी कि राजस्व का मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए ज़मीन की माप और किस कैटेगरी की ज़मीन है उनको कैटेगराइज किया जाता था, जो कि 4 कैटेगरी की होती थी: पोलज, चाचर, बंजर, परती। ये आप याद रखिए, ज़मीनें 4 प्रकार की होती थी। पोलज जिसमें हर साल खेती होती थी, चाचर जिसमें 1 आध साल के लिए छोड़ दिया जाता था उनको उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए। बंजर ज़मीन जो होती थी उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, वो बंजर हो जाती थी वो ज़मीन जब छोड़ दिया जाता था, यानी जिसमें कुछ पैदा नहीं होता था। परती छोड़ दी जाती थी, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दी जाती थी ज़मीनें, उसके बाद फिर से खेती होती थी, तो उसको परती कहते थे। तो इस तरह से ये ज़मीनों की कैटेगरीज थी और उन्हीं के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। कुछ और बातें आपको याद रखने की हैं, चूँकि वीडियो लंबी होती जा रही इसलिए बहुत ज़्यादा और चीज़ें मैं नहीं ले रहा हूँ मित्रों। फिर भी आप देखिए, जवाबित जो है वो सेकुलर डिक्रीज हुआ करती थी, यानी कि जब मुग़ल लोग यहाँ आए तो शरीयत के आधार पर शासन करना संभव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कुछ नए कानून बनाए जिन्हें कहा जाता था जवाबित, यानी कि वो जो सेकुलर लॉज थे। इसी तरह से इजारा व्यवस्था थी। इजारा व्यवस्था में लगान को ठेके पे दे दिया जाता था। द सिस्टम ऑफ गिविंग कंट्रैक्ट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी। इसी तरह से मित्रों, जमादामी शब्द आप याद रखिए। जमा का मतलब क्या होता है कि एसेस्ड इनकम फ्रॉम ए जागीर, यानी कि जो मनसबदारों को जागीर दी जाती थी तो उनकी जो अनुमानित आय थी, एसेस्ड का अनुमानित आय, उसको जमादामी कहते थे। हासिल का मतलब होता था एक्चुअल इनकम, यानी जो आमदनी उनको प्राप्त होती थी। मुस्तजिर जो होता था वो क्या होता था, रेवेन्यू फार्मर होता था।
इसी तरह से ननकार एंड बंथ ये दो शब्द मिलते हैं हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि रेवेन्यू फ्री लैंड्स के लिए यानी ऐसी ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था ये शब्द जिन पर राजस्व नहीं लगता था। मुजारिया आप याद रखें, मुजारिया इसलिए याद रखें, अभी मैंने आपको कहा मुकर्ररी रियाया होते थे। मुकर्ररी रियाया जो होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी वो दूसरों से जुतवाते बुआते थे, क्योंकि सारी ज़मीन खुद नहीं जोत पाते थे, तो उसको जिसको देते थे वो ज़मीन वो उसको बोलते थे मुजारिया। मुजारिया वॉज द टेनेंट और लीज होल्डर कल्टिवेटर ऑफ मुकर्ररी रियाया। इसी तरह से फतवा आलमगीरी आप याद रखिए, तो ये दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के समय में बनाया गया जो है वो ग्रेटेस्ट लॉ बुक थी जिसमें तरह तरह के कानून दर्ज थे, तो ये आप याद रखिए मित्रों। इसी तरह से आप देखिए मराठों ने जो है चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। वो शिवाजी वगैरह के समय में आप देखें तो मराठे जो थे वो चौथ सरदेश मुखी वसूलते थे, यानी जिन इलाकों पे वो कब्ज़ा कर लेते थे वहाँ से वो 1/4 भाग लेते थे और सरदेश मुखी जो है उनकी आमदनी का 10% वो लिया करते थे। एक तरह का फोर्स्ड रेवेन्यू था ये। इसी तरह से करोड़ी एक शब्द आता है, अकबर ने जो है वो करोड़ी व्यवस्था लागू की थी और उसने अपने राज्य की जो खालसा ज़मीनें थी उनको बहुत सारे भागों में बांट दिया था और हर भाग की आमदनी 1 करोड़ थी, तो इसीलिए वहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसको करोड़ी कहा जाता था। करोड़ी का काम यह था राजस्व वसूलना और खेती बाड़ी को प्रोत्साहन देना। इसी तरह से एक नस्क सिस्टम था, नस्क व्यवस्था थी रेवेन्यू की, जो कि बंगाल, बरार, खानदेश, सिंध वगैरह में परिचित थी। शेर शाह जो था उसने पट्टा और कबूलियत का प्रचलन प्रारंभ किया। हर किसान को जो है वो एक पट्टे पर हस्ताक्षर करना पड़ता था, कबूलियत जो था वो उस पर, और साथ ही साथ जो है शेर शाह जो था उसने अलग कुछ टैक्सेस लगाए, जरीमाना, वसीलाना या कंटिजेंसी और इंश्योरेंस टैक्स वगैरह जो है कृषकों के ऊपर। शेर शाह के प्रशासन पे मेरी एक अलग से वीडियो है, वो आप सब देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। इसी तरह से मित्रों कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखिए। अब जैसे एक एवरेज जो सिपाही था उसको 240 रुपये साल में मिलता था, और या 9,600 दाम जिसे कहते हैं। अकबर के समय में, शाहजहाँ के समय में यह घट करके 200 हो गया। कुछ और टर्म्स आप याद रखिए, जैसे सौंधर क्या होता था, हार्वेस्ट लोन यानी फसल पे लिया जाने वाला ऋण होता था, जिसे तकावी भी कहा जाता। तकावी ऋण यानी कि फसल के ऊपर लिया जाने वाला ऋण था। इसी तरह से ग्रही जो होता था वो गृह कर था, हाउस टैक्स था। फतवा, आप फतवा बहुत सुनते हैं, फतवा जारी किया, फतवा जारी किया। फतवा क्या होता है? फतवा अ लीगल डिसीजन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, यानी इस्लामी कानून के अनुसार जो है वो एक लीगल डिसीजन, एक वैध निर्णय होता है जिसे जारी किया जाता है। शेर शाह अपने आप को अपने युग का खलीफा कहा करता था। तो इसी तरह से वला शाही शब्द है, आप याद रखिए। मुग़ल एम्परर्स पर्सनल ट्रूप्स जो थे वो मुग़ल बादशाह के जो पर्सनल ट्रूप्स थे उनको वला शाही कहा जाता था। इसी तरह से जो बादशाह की सेवा में जो सिपाही रहते थे उनको हदीस कहा जाता था। ये सब पूछे जाते हैं सवाल, इनको अच्छी तरह से रट लीजिए। इसी तरह से दाखिलिस होते थे, दे वेर असाइंड बाय द एम्परर टू दोज कमांडर्स हु वेर नॉट ऑथराइज्ड टू रिक्रूट दियर फोर्सेस बाय देमसेल्व्स, यानी ऐसे कमांडर्स जो कि स्वयं अपने सैनिक नहीं नियुक्त कर सकते थे, तो उनके लिए जो है दाखिलिस वो दाखिल करते थे, बादशाहों के द्वारा ये सैनिक दिए जाते थे। इसी तरह से चेहरा होता था, हर सैनिक जो होता था उसका हुलिया लिखा जाता, चेहरा या हुलिया कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान होती थी। इसी तरह से तसीहा होता, तसीहा जो है वो जो दागे गए घोड़े होते हैं राज्य के द्वारा, उनकी जो वेरिफिकेशन होता है, पीरियडिकल वेरिफिकेशन, उसको तसीहा कहते थे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आप अच्छी तरह से याद रखिए अगर आपको अच्छे नंबर ले आने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कम करते करते भी वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें,
इस वीडियो के ऊपर इसको सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, तो जिससे मैं जल्दी जल्दी आपके एग्ज़ाम के पहले बना करके आपको वीडियो पोस्ट कर सकूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।